गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज़ साफ। गुड आफ्टरनून बच्चे, मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? ठीक है। नोट्स मिल गए थे आपको इस चैप्टर के? पीडीएफ में से कौन सा क्वेश्चन? मुझे फिर एक बार के लिए जस्ट अ मिनट। सिक्स्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। यही वाला क्वेश्चन? ओके। पहला ऑप्शन है एयर इज इंस्पायर्ड, सेकंड इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी, इंक्रीज इन पल्मोनरी कैविटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल्स। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता है पहले स्टेप फर्स्ट पॉइंट में ये बोला एयर इज इंस्पायर्ड, यानी कि इंस्पिरेशन के स्टेप्स हमें बताने हैं। तो जब भी इंस्पिरेशन होता है तो क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो आपके डायफ्राम को और आपके फ्रेनिक मसल्स को मतलब कि सिग्नल भेजता है, ठीक है ना। डायफ्राम के अंदर फ्रेनिक मसल्स होती है या आप कह सकते हो रेडियल मसल्स होती है, इनको सिग्नल जाता है, और आपके यहाँ पे रिब्स के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है इनको सिग्नल जाता है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि सिग्नल मिलते ही आपके इंटरकोस्टल मसल्स में और फ्रेनिक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ताकि जो ओवरऑल यू कैन से वॉल्यूम है पल्मोनरी कैविटी का वो इंक्रीज हो उसके। सो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स का और फ्रेनिक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप रहेगा इंक्रीज इन पल्मोनरी कैविटी। एक है पल्मोनरी कैविटी और उसके बाद में नेक्स्ट है, इसे ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी। देखो बच्चे, पहले है ना थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज होती है। थोरेसिक कैविटी कौन सी है? जहां पे आपके रिब्स इंक्लूड हैं। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो थोरेसिक कैविटी में और पल्मोनरी कैविटी में। तो पहले क्या होता है, खुद से थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इस चीज को कि जब सिग्नल जाएगा डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ऊपर के पार्ट में पहले रिब्स वाले पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके कारण ये जो आपका थोरेसिक कैविटी है ये एक्सपेंड हो रही है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका? इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी के बाद नीचे जो है लंग्स वाली कैविटी, क्योंकि थोरैक्स के अंदर क्या है, मैंने कल बताया था कि थोरैक्स के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर आपके जो लंग्स हैं वो सिचुएटेड हैं। तो थोरेसिक कैविटी का जब वॉल्यूम बढ़ा उसके बाद में लंग्स की जो कैविटी है उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मैंने सिखा था कि वॉल्यूम जो होता है प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। जैसे ही अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ एयर ने अंदर आना शुरू कर दिया। सो एयर इज इंस्पायर्ड। तो सबसे पहले क्या हुआ? इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद में बाहर वाली कैविटी थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज हुआ, उसके बाद अंदर कौन सी है? पल्मोनरी कैविटी का इंक्रीज हुआ, और उसके बाद में एयर अंदर चली गई। इस टाइप से रेस्पिरेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, 18th ओके, विच लीड्स टू एसिडोसिस। देखो बच्चे, वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आप सुन लीजिए इसको। एसिडोसिस का मतलब होता है कि आपके ब्लड के अंदर ना एसिडिटी बढ़ रही है, और एसिडिटी कब बढ़ती है? जब CO2 लेवल बढ़ता है, ठीक है ना। सो CO2 एसिडोसिस का मतलब होता है आपके ब्लड के अंदर CO2 लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। CO2 लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज। और बच्चों CO2 लेवल के बढ़ने को, ब्लड में CO2 लेवल के बढ़ने को बोलते हैं हाइपरकैपनिया।
हाइपर कैपनिया। क्या दिया हुआ है 18 का आंसर की में? 18 का ए, मैंने क्या बताया है? सही है, हाइपर कैपनिया यही आएगा बच्चों, ठीक है। और बताओ। ओके, आज बच्चों हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। हमें 3 तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ध्यान रखनी है। नंबर 1 एस्थमा, अपनी आम भाषा में बच्चों इसे दमा भी बोल देते हैं, सांस की बीमारी भी बोल देते हैं। एस्थमा के केस में क्या होता है, देखो ना, एस्थमा जो है ना, ये एक तरह की एलर्जिक डिसऑर्डर है। और बच्चों इसके अंदर जो ब्रोंकाई है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको डायग्राम में सिखाया था कि ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। तो बच्चों उनके अंदर, उन अंदर वाली डक्ट्स के अंदर ना इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई और यू कैन से ब्रोंकियोल्स। जब बच्चों इसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी तो ठीक है ना, जैसे कि सूजन, वैसे सूजन वर्ड इन्फ्लामेशन का जस्ट सिंगल मीनिंग सूजन नहीं होता है, इन्फ्लामेशन में और भी कई सिम्टम इंक्लूड होते हैं, लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं इसको इतना ही मान रहा हूं कि सूजन आ जाएगी। तो जब सूजन आ जाएगी ना, तो अंदर का जो एरिया होता है बच्चों ब्रोंकाई वगैरह को कम हो जाता है और अच्छे से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और किसी को भी आप देखोगे ना, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट देखोगे बच्चों, तो ऐसे सांस ले रहा होगा, मतलब है ना, उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत दम लगाना पड़ता है ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, ठीक है ना। तब कह सकते हैं कि इसको सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। दिस इज एस्थमा। एस्थमा के बाद बच्चों एक डिजीज है आपकी एम्फाइसीमा। बच्चों एम्फाइसीमा ये जो डिजीज है, ये उन लोगों को ज्यादा होती है जो स्मोकिंग करते हैं। और स्मोकिंग में भी बच्चों ज्यादा डेंजरस माना गया है सिगरेट स्मोकिंग को, ठीक है ना। तो सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके केस में क्या होता है, जो यू कैन से एल्वियोलाई होते हैं, ब्रोंकियोल से आगे जो अंदर का पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन जो होता है, दैट इज एल्वियोलाई। स्मोकिंग के कारण बच्चों इन एल्वियोलाई में डैमेज हो जाता है, अंदर का जो सरफेस है वो डैमेज हो जाता है, लाइक दिस। अब अंदर से ये जो डैमेज हो गया है, तो ऑक्सीजन जब आएगी तो बच्चों ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने के लिए, मान लो ये ब्लड वेसल है, ब्लड में जाने के लिए बहुत ही कम एरिया अवेलेबल है, सिर्फ यहीं से आ सकती है, यहीं से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, बाकी का पार्ट तो डैमेज हो गया है। या फिर मान लो बच्चों यहां से हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्या हुई है, एल्वियोलर डैमेज यहां पे आप कह सकते हो, जिसके कारण कैन से डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलर वॉल। और अगर ऐसा होगा तो बच्चों गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है। दोनों बीमारियां समझ में आई, एस्थमा और एम्फाइसीमा। इज इट क्लियर? रिपीट करना, एस्थमा में क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स। आप यही बोल रहे हो ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स।
नहीं बच्चे, ब्रोंक्यूल्स का नंबर इंक्रीज कैसे हो जाएगा? नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रही है। नंबर इंक्रीज थोड़ी ना हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स का। ब्रोंक्यूल का नंबर कैसे बढ़ा दोगे? मान लो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद ये एल्वियोलाई हैं, तो ब्रोंक्यूल तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन में ऐसे स्वेलिंग आ गई लाइक दिस, ऐसे हो गया अंदर से, ये ऐसे हो गया। अब एयर के जाने के लिए ना देखो रास्ता कम हो गया, दैट्स इट। नंबर कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा। थर्ड डिजीज है बच्चों फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के केस में क्या होता है कि मान लो जो भी लोग बहुत ज़्यादा डस्ट वाले क्लाइमेट में काम करते हैं, जैसे कि मान लो बच्चों कोई माइंस में काम कर रहा है, कहीं माइंस में खुदाई वगैरह होती रहती है, तो वो जो डस्ट है वो अंदर कंटिन्यूसली जाती रहती है। इवन मास्क यूज़ करने के बाद भी थोड़ी बहुत डस्ट अंदर जाती ही रहती है बच्चों। ये जो डस्ट अंदर जा रही है, और कई माइंस में तो बच्चों सिलिका जो होती है अंदर जाती रहती है, एस्बेस्टॉस अंदर जाता रहता है, तो इसके कारण अंदर जो आपके एल्वियोलाई हैं उनमें डैमेज होता रहता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो भी माइंस हैं या बच्चों जो स्टोन इंडस्ट्रीज हैं, स्टोन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, तो कंटिन्यूसली जो डस्ट है वो बॉडी के अंदर जाती रहती है, डस्ट को कंटिन्यूसली वो इनहेल करते रहते हैं, ठीक है ना। और इस डस्ट के अंदर बच्चों सिलिका, एस्बेस्टॉस, ये चीजें भी अंदर जाती रहती है। अब ये क्या करते हैं अंदर जाकर के, जो हमारे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को बहुत थिक कर देते हैं। मान लो कि ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की वॉल को बच्चों बहुत ही थिक कर देंगे, और अगर एल्वियोलाई की वॉल बहुत थिक हो गई है तो बच्चों ये भी अच्छे से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि थिन अगर वॉल अगर थिन होगी, मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज में एक चीज समझाई थी कि गैसेस एक्सचेंज इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। अगर आपको ध्यान है तो मेम्ब्रेन की अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगी बच्चों, तो भी एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रही है कि एल्वियोलर डैमेज हो रहा है, ओवरऑल लंग्स का डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल लंग्स में डैमेज हो रहा है। क्योंकि बच्चों ये बीमारी उन लोगों को मिलेगी जो वहां पे काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब कि जो इस ऑक्यूपेशन में इंक्लूड होंगे, जो भी मजदूर लोग हैं, जो भी वहां पे माइंस में खुदाई कर रहे होंगे, उनको ये दिक्कत होगी, क्योंकि ये बीमारी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। इस तरह की बीमारी को हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। सो फाइब्रोसिस इज एन occupational respiratory disorder, in short ORD। बस ये 3 बीमारियां ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, इसी में आपका क्वेश्चन निकल चुका होगा। इज इट क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लो बच्चों, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। लो इसका स्क्रीनशॉट। डन? चलिए नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो एक्सक्रीशन को प्रमोट करते हैं, और फिर बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एक्सेस
इंगेशन या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण मैंने क्या लिखा, एक्सेस इंगेशन, आपने जो भी फूड लिया है वो एक्स्ट्रा लिया है, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो होंगी ही होंगी, इसके कारण कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, और मैं यहां पे डाइजेस्टिव वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। डाइजेस्टिव वेस्ट हम डाइजेशन वाले चैप्टर में उसका जिक्र करेंगे, आई थिंक कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो चुका है। यहां पे हम बात करेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में। मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, लाइक यूरिक एसिड, ओके, लाइक अमोनिया, ये बच्चों सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। और क्या, CO2, ठीक है, हिप्यूरिक एसिड, गुएनाइन, क्रिएटिनिन, ये बच्चों सारे के सारे डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस है। इनको बॉडी से ना एलिमिनेट करना है बच्चों। ये सारे के सारे निकाले जाते हैं, अगर मैं ह्यूमन को टारगेट करूं, हमारे यूरिन के जरिए। ये सारे के सारे हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो उन चीजों को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं यहां पे 3 नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करूंगा बच्चों। यहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं, ये तो मैंने टोटल वेस्ट लिख दिए, अब मैं सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे 3 नाइट्रोजनस वेस्ट है। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 यूरिक एसिड। ओके, देर आर 3 नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। बच्चों इन तीनों में से जो अमोनिया है इसको सबसे ज्यादा टॉक्सिक माना जाता है, सबसे ज्यादा ना इसको खतरनाक मानते हैं। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक। और दूसरी बात, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया को बाहर निकालना चाहता है तो बहुत सारा वाटर उसको निकालने के लिए चाहिए। अब जैसे कि बच्चों मान लो हम हैं, अगर हमारी बॉडी अमोनिया निकालने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी बच्चों, अमोनिया को निकालने के लिए हम बहुत सारी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर इतना वाटर हम निकालेंगे तो हमें हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। अमोनिया बच्चों सिर्फ वो जानवर निकाल सकता है जो पानी के आसपास रहता हो, जैसे कि फिश, क्योंकि वहां पे पानी की कमी तो है नहीं। ठीक है ना, तो क्या समझाया मैंने कि अमोनिया को निकालने के लिए देयर इज लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। 2 बातें मैंने आपको सिखाई। सबसे कम जो टॉक्सिक है वो है बच्चों यूरिक एसिड, इट इज लीस्ट टॉक्सिक। और बच्चों सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट भी इसी को निकालने के लिए पड़ती है। वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी लेस। कभी नोटिस करना, जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, क्योंकि बच्चों पानी की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, तो यूरिक एसिड जो बाहर निकलता है ना, ये पेस्ट की फॉर्म में निकलता है। कई बार बर्ड्स, मान लो पक्षी है बच्चों, ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं और वो आपको ऊपर से ना ऐसे आपको आशीर्वाद दे जाते हैं, तो वो जो आपके सिर पे गिरता है वो दैट इज यूरिक एसिड, पेस्ट की फॉर्म में होता है। यूरिक एसिड किस फॉर्म में है, पेस्ट, या फिर बच्चों पिलेट, ड्राई पिलेट्स जो होते हैं उनकी फॉर्म में इसको वो
एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। यूरिया इंटरमीडिएट है, टॉक्सिसिटी के मामले में बात करें तो इंटरमीडिएट है। हमारी बॉडी क्या निकालती है? हमारी बॉडी बच्चों मेनली यूरिया एक्सक्रीट करती है। हमारी बॉडी मेनली यूरिया एक्सक्रीट करती है, बट ऐसा नहीं है कि हमारी यूरिन में सिर्फ यूरिया होता है। हमारे यूरिन में बच्चों थोड़ा बहुत अमोनिया भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको यूरिक एसिड भी मिल जाएगा, बट मेजर जो है वो है यूरिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूरिया या फिर यूरिक एसिड क्यों निकाल रहा है? इसलिए निकाल रहा है ताकि पानी बचा सके। क्योंकि जैसे हम जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम यूरिया निकाल रहे हैं या फिर बर्ड्स यूरिक एसिड निकाल रहे हैं, क्यों? ताकि पानी को बचाया जा सके। क्योंकि इनको बाहर निकालना है तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो बहुत कम पानी के साथ ये बाहर निकल जाएंगे। सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि इनको बाहर निकालने के पीछे क्या पर्पज है? पर्पज है बच्चों, पानी बचा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और यू कैन से प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये नोट कर लेना। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हैव यू डन? यस सर। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है इस चीज के ऊपर कि कौन सा धरती पे कौन सा एनिमल है जो अमोनिया निकालेगा, कौन सा है जो यूरिया और कौन सा है जो यूरिक एसिड निकालेगा। तो मैं आपको एक टेबल करवाता हूं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीन मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, इन्हीं को डीप में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो भी एनिमल अमोनिया रिलीज करता है बॉडी से, उस एनिमल को बोलते हैं अमोनोटैलिक। आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट, अब आ रही है? हेलो, अब आवाज साफ आ रही है? क्या चीज? रिपीट करो बच्चों। स्क्रीन साफ नहीं आ रही है? ओके, जस्ट अ मिनट। आशीष जी एक बार चेक करना, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बच्चों को। जस्ट अ मिनट बच्चों। अभी बताओ। सर दिखाई दे रही लेकिन क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। यहाँ से तो क्लियर है भाई। नेटवर्क चेक कीजिए आप अपना। हमारी स्क्रीन तो यहाँ पे तो क्लियर दिखा रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार या तो अगर वो नेट बंद करके ऑन करेंगे तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना। कैसे किया जाए? दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। ओके ओके बच्चों, एक बार लेफ्ट करके ना दोबारा से ज्वाइन हो जाओ। अब देखो स्क्रीन कैसी आ रही है? ओके गुड। दोनों बच्चे आ गए हैं क्या, रनीश और पिंकी? ऑलराइट, मैंने बच्चों यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस वेस्ट लिखे हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड।
मैंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालेगा बॉडी से उसे हम बोलेंगे अमोनोटैलिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूरिया बाहर निकाल रहा है उसे बोलेंगे बच्चों यूरियोटैलिक। यूरिक एसिड निकालने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स पे ना क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हम अमोनिया निकालने वाले ऑर्गेनिजम्स के नाम कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक है बच्चों, ऐसे कर लेना। अम्मा, माँ को अम्मा भी बोलते हैं, अम्मा आई एम बोनीफिश, अम्मा आई एम बोनीफिश, ये ट्रिक होगी। अब इस ट्रिक को ड्राइव करो बच्चों। अम्मा से हो जाएगा अमोनिया, यानी कि अमोनिया निकालने वाले। आई से हो गया बच्चों इंसेक्ट्स, एम से हो गया एम्फीबियंस, बोनीफिश को डायरेक्टली लिख दो बोनीफिश। अब एक चीज है, क्योंकि अमोनिया मैंने बताया कि जो वाटर में रहने वाले हैं वही रिलीज करेंगे ताकि पानी, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं है और अमोनिया में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये जो इंसेक्ट है ना, ये एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ये जो एम्फीबियन है ना, इनके आगे लिखना है एक्वेटिक एम्फीबियंस। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एम्फीबियन तो वो होते हैं जो पानी पे भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, तो आप एक्वेटिक कैसे लिख रहे हो बच्चों? एक्वेटिक का मतलब मैं इसलिए लिख रहा हूं, दैट मीन्स कि वो जो एम्फीबियन है, जैसे कि मान लो फ्रॉग है, तो वो जब पानी में रहेगा, जैसे कि उसका लार्वा पानी में रहता है, आपको पता है, तो उस टाइम पे उसका लार्वा को मैं एक्वेटिक एम्फीबियन बोल रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक्वेटिक एम्फीबियन का मतलब क्या है कि जब एक एम्फीबियन पानी में है, जैसे कि फ्रॉग का लार्वा पानी में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो क्या रिलीज करता है, वो अमोनिया निकालता है। टेडपोल जो होता है, मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल में, लाइक टेडपोल और बोनीफिशेस। तो बच्चों एग्जाम्पल याद कर लोगे, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बोनीफिशेस। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। कम टू यूरिया। यूरिया के लिए आप याद रखोगे यहां पे अम्मा था, यहां पे मामा कर दो, मामा तेरे एम्फीबियंस मेरी फिश, मामा तेरे एम्फीबियंस मेरी फिश। मामा से हो गया बच्चों मैमल्स, तेरे एम्फीबियंस होगा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, क्योंकि एक्वेटिक देखो बच्चों, एक्वेटिक तो इस साइड में यहां पे आ चुके हैं, तो यहां पे जब वही एम्फीबियन जमीन पे होगा यूरिया रिलीज करेगा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। मेरी फिश से बनाएंगे जो बाकी की फिश बच गई, मैरिन फिश, बोनी फिश इधर आ गई और बाकी की जो फिश बच गई मैरिन फिश, वो अपनी यूरिया रिलीज कर रही है। कर लोगे याद? बिल्कुल इजी है। उसके बाद आ जाओ बच्चों यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड के लिए अपनी ट्रिक है भाई, मुझे ये बताओ, जो बैंक है अपनी जितने भी SBI वाली बैंक है, उसकी जो मेजर ब्रांच है उसका नाम क्या है? RBI। क्या नाम है? तो RBI लिख लो यहां पे, RBI, और उसके बाद में RBI वाले स्नेल्स खाते हैं। RBI वाले क्या खाते हैं? स्नेल्स। R से हो गया बच्चों रेप्टाइल्स, B से बर्ड्स, I से इंसेक्ट्स। वहां पे आया था सिर्फ एक्वेटिक इंसेक्ट्स पीछे, ये बाकी के जो भी इंसेक्ट्स बच गए हैं
स्नेल्स आर जस्ट स्नेल्स। तो ये हमारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्नेल्स ये यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं बच्चों, पेस्ट की फॉर्म में या पिलेट की फॉर्म में। ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको लिखवाए बच्चों सारे के सारे वेरी वेरी आईएमपी हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। याद कर लोगे आप बच्चों? जैसा कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी से मेनली यूरिया रिलीज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमोनिया या यूरिक एसिड नहीं निकालते। थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अमोनिया, यूरिक एसिड भी निकलता है, ठीक है ना, और क्रिएटिनिन भी निकलता है, ये चीजें भी निकलती है, हिप्यूरिक एसिड भी निकलता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ग्वानिन कौन रिलीज करता है, तो बच्चों आप एग्जाम्पल दोगे स्पाइडर्स। जो मकड़ियां हैं, जो स्पाइडर्स है, वो ग्वेनाइन एक्सक्रीट करती है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डन? ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? ओके ओके। अब बात करते हैं डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। बच्चों डिफरेंट तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एक होते हैं बच्चों प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। बच्चों प्रोटोनेफ्रीडिया को ही हम फ्लेम सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम है। इन्हीं को बच्चों हम सोलेनोसाइट्स भी बोल सकते हैं। ओके, ये किसके अंदर होंगे? दे आर फाउंड इन, पी से याद रखेंगे, पी से प्रोटोनेफ्रीडिया, पी से प्लेटीहेलमिन्थिस। ओके, एफ से फ्लेम सेल्स, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया का दूसरा नाम बच्चों फ्लेम सेल्स है, प्लेटीहेलमिन्थिस का ही दूसरा नाम है फ्लैट वर्म्स, ठीक है ना। सो पी से पी को कोरिलेट कर लेना, फ्लेम के एफ से इसको फ्लैट वर्म्स को कोरिलेट करना, याद रह जाएगा। इसके अलावा रोटीफर्स, ये भी एनिमल्स की कैटेगरी है। रोटीफर्स, अगर इमेज देखनी हो तो गूगल चेक कर लेना एक बार। रोटीफर्स में और यू कैन से कुछ एनीलिडा के अंदर भी बच्चों ये जो फ्लेम सेल्स होती है वो एक्सक्रीशन का काम करती है। इसके बाद है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया मिलते हैं बच्चों एनीलिडा के अंदर। एनीलिडा फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए क्या मिलेंगे? नेफ्रीडिया मिलेंगे। नेफ्रीडिया भी बच्चों कई टाइप के होते हैं आगे चल के, जैसे कि इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया वगैरह वगैरह। और है बच्चों मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं कॉकरोच के पास में, मतलब कि इंसेक्ट्स की जो कैटेगरी है, इंसेक्ट्स क्लास के अंदर जो कॉकरोच है दे हैव मेलपीजियन
ट्यूब्यूल्स। इनके स्ट्रक्चर आपको नहीं करने हैं, जस्ट नाम याद रखने हैं कि कौन से एनिमल के पास कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, या उल्टा करके भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये वाला जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो किसके पास मिलता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एंटीनल ग्लैंड। बच्चों एंटीनल ग्लैंड्स को ही ग्रीन ग्लैंड्स भी बोला जाता है, और ये होते हैं क्रस्टेशियन के पास में। बच्चों क्रस्टेशियंस जो है ना एक तरह के एनिमल ही हैं, ये आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे आपने झींगा झींगा अगर डायग्राम वगैरह कहीं पे देखा हो, लंबे लंबे से उसके एंटीना होते हैं, 2000 क्रस्टेशियंस, ठीक है ना। झींगा को प्राण बोलते हैं बच्चों, तो क्रस्टेशियन की ही कैटेगरी में आता है, उसी का एग्जाम्पल है प्राण, झींगा। इज इट क्लियर? याद रख लोगे? बस ये 4 ही याद रखने, 1 2 3 4, दैट्स इट। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। Okay. Now let's talk about human excretory system. बच्चों ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे किडनी के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? किडनी, ठीक है ना। सो वी विल टॉक अबाउट दोज ऑर्गन्स। देखिए, मान लो बच्चों ये हमारी सेल्स हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ये हमारी सेल्स हैं जिसमें क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है, और ये मेटाबॉलिज्म के दौरान वेस्ट एलिमिनेट कर रहे हैं। उस वेस्ट का नाम है बच्चों अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, और पानी में हम रहते नहीं जैसे कि फिश रहती है, क्योंकि अगर पानी में रहते तो तुरंत बहुत सारे पानी के साथ अमोनिया भी रिलीज कर देते। अमोनिया को ज़्यादा देर बॉडी में नहीं रख सकते क्योंकि टॉक्सिक है, तुरंत निकाल नहीं सकते क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। दोनों ही प्रॉब्लम है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमारी बॉडी इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है। जैसे ही अमोनिया बनेगा, अमोनिया को डाल दिया जाएगा ब्लड के अंदर, और बच्चों ब्लड से होता हुआ ये जो अमोनिया है फाइनली पहुंचता है लीवर के पास में। So here is your liver. जब बच्चों अमोनिया लीवर के अंदर पहुंचेगा, अब लीवर के अंदर है ना बहुत सारी यू कैन से रिएक्शंस होंगी। इस अमोनिया को है ना मॉडिफाई किया जाएगा, एक पूरा का पूरा साइकिल चलेगा जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। उस साइकिल के दौरान क्या किया जाएगा, इस अमोनिया को CO2 के साथ मिक्स किया जाएगा, और इन दोनों को मिला करके बना दिया जाएगा बच्चों यूरिया। यूरिया इज CONH2 ट्वाइस, ये फॉर्मूला है बच्चों यूरिया का।
जैसे ही ये अमोनिया लीवर में पहुंचा, लीवर में क्या हुआ, अमोनिया और CO2 की रिएक्शन करवा के और दोनों को जोड़ के क्या बना दिया गया, यूरिया बना दिया गया। इस प्रोसेस के अंदर बच्चों टोटल 3 ATPs लगते हैं। ओके, और ये ऐसे नहीं होती है जैसे मैंने बताया डायरेक्टली, ये एक पूरा का पूरा साइक्लिक पैटर्न में होती है। क्योंकि बच्चों ये एक साइक्लिक पैटर्न में होती है, इसे बोला जाता है यूरिया साइकिल। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेंगे कि यूरिया साइकिल बॉडी के ना कौन से ऑर्गन में हो रहा है, तो आप बताएंगे लीवर में हो रहा है। यूरिया साइकिल के अंदर किस किस की रिएक्शन करवाई जा रही है, अमोनिया की CO2 के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है। बच्चों ये जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर मेजर एंजाइम कौन से हैं, तो इस रिएक्शन के अंदर 2 मेजर एंजाइम हैं। दैट इज ऑर्निथेज एंड आर्जिनेज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया साइकिल का दूसरा नाम है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल। सो फाइनली क्या समझ में आया, लीवर के अंदर क्या तैयार कर दिया गया है, यूरिया। अब इस यूरिया का क्या होगा, कि यहां तक आपको यह बात समझ में आ गई है कि यूरिया कैसे बनता है, इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब हमें यह देखना है कि यूरिया को बाहर कैसे निकाला जाएगा। सो आई एम टेकिंग अ नेक्स्ट पेज। ये है बच्चों लीवर, ये है आपका हार्ट, और ये है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, जहां पे ये मैं बना रहा हूं आपकी किडनी। तो मुझे इन 3 ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। एक तरफ है लीवर जहां पे यूरिया बन रहा है, दूसरी तरफ है हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा, तीसरी तरफ है किडनी जो आपके यूरिया के एलिमिनेशन में ना हेल्प करती है। फंडा ऐसे होता है बच्चों कि आपकी सेल्स ने, ये आपकी बॉडी की अलग अलग सेल्स हैं, सेल्स ने बच्चों क्या भेजा लीवर के अंदर, अमोनिया को भेजा, और उस अमोनिया को मॉडिफाई करके यानी कि CO2 के साथ रिएक्शन करवा के यहां पे बनाया गया यूरिया। अब लीवर क्या करता है बच्चों, इस यूरिया को डाल देता है एक ब्लड वेसल के अंदर। इस ब्लड वेसल का नाम है हिपैटिक वेन। ओके, क्योंकि बच्चों सबसे पहले यूरिया हिपैटिक वेन में डलती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूरिया किस में मिलेगी, हिपैटिक वेन में। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कौन सी ब्लड वेसल में होती है, आप बोलेंगे हिपैटिक वेन हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। ठीक है, सो हिपैटिक वेन बच्चों आगे जाकर के अलग अलग, जैसे कि बॉडी की अलग अलग जो वेन होती है, जब वो कंबाइन होती है बच्चों तो एक लार्जेस्ट वेन बनती है जिसे बोला जाता है वीना कावा। तो ये हिपैटिक वेन भी उस वीना कावा के साथ में फ्यूज हो जाएगी, और मान लो ये वीना कावा है, और फाइनली वीना कावा के साथ फ्यूज होकर के, और ये यहां पे हार्ट के अंदर जो यूरिया है उसको
पहुंचा दिया जाएगा। राइट। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं बच्चों, इधर वाले राइट चैम्बर हैं, उधर वाले लेफ्ट चैम्बर्स हैं। अब ये चैम्बर जैसे ही यहां पे ब्लड पहुंचेगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद यूरिया। अब बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद यूरिया नीचे वाले चैम्बर में आएगा और यहां से जाएगा लंग्स के पास में। लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देंगे, CO2 को बाहर निकाल देंगे और अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहां पे आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यूरिया अब भी उसके पास में है क्योंकि हमने यहां से भेजा हुआ है बच्चों यूरिया को, ठीक है ना। तो CO2 बाहर निकली, यूरिया थोड़ी ना बाहर निकली है। सो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद यूरिया अब ये नीचे वाले चैम्बर में आया। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा के जरिए नीचे की तरफ जाएगा और फाइनली ये जो इसके अंदर एओर्टा यहां पे आने के बाद बच्चों फिर से डिवाइड हो जाएगी पतली सी ऐसे आर्टरी में। इसे बोलते हैं हम रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। सो फाइनली रीनल आर्टरी के जरिए जो आपका ब्लड है वो यहां पे पहुंच चुका। तो रीनल आर्टरी में क्या चीजें हैं बच्चों? रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट यूरिया भी है उसमें, है ना। सो बच्चों यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यूरिया दोनों पहुंच चुके हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन तो मिल जाएगी अंदर जो भी सेल्स है, और यूरिया को यहां पे फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के लिए बच्चों यहां पे फिल्ट्रेशन यूनिट लगी हुई है जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन। हम उनके स्ट्रक्चर भी करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। अभी के लिए हमें सिर्फ इस टॉपिक को ब्रॉड माइंड रखना है। तो यहां पे यूरिया को फिल्टर किया जाएगा और फिल्टर करने के बाद में यूरिया को बच्चों यूरिन के जरिए यहां से बाहर कर दिया जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी। क्या ये पाथवे आपको क्लियर हुआ? लेट मी रिपीट। सेल्स ने अमोनिया भेजी लीवर के पास, लीवर ने अमोनिया को पकड़ा, CO2 के साथ मिक्स किया और क्या बनाया बच्चों? यूरिया। यूरिया को लीवर ने डाला फिर हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन यूरिया को लेकर के जा रही है। हिपैटिक वेन वीना कावा में मर्ज हो गई और फाइनली इस यूरिया को पहुंचा दिया हार्ट में। हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास में, CO2 बाहर निकल गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड है लेकिन यूरिया अब भी उसके पास में है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद यूरिया इस चैम्बर में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद यूरिया लास्ट नीचे वाले चैम्बर में आया, और फिर जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बच्चों एओर्टा के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यूरिया ये पहुंच गए किडनी के पास में। किडनी ने ऑक्सीजन को तो ले लिया और यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया। दैट इज ओवरऑल प्रोसेस। इज इट क्लियर टू यू? इसका बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। चलो बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बच गया आज हमारा, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलिए। स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जी है, बिल्कुल है, करवा चुका हूं बच्चे मैं वो। उसमें मैंने क्या हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री करवाया ना बच्चे, मैं जूलॉजी लेक्चरर हूँ यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ उसमें जूलॉजी का पोर्शन करवाया है। बॉटनी का पोर्शन है जो वो मैडम करवाएंगे आपको, हमारे जो बॉटनी के टीचर जो भी होंगे वो आपको करवाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, वो आपको बॉटनी के टीचर आपको बता देंगे कि कैसे वो आपको डील करेंगे। मैंने उसमें से जितना पोर्शन करवाया था उसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, ओके।